चलिए तो अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम कैसे फोर्स निकालेंगे करंट कैरिंग वायर पे। ठीक, तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो रिवाइज कर लिया हो तो अब आज उसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हमें पता था, हमने सारी बातें कर ली हैं कि कितना फोर्स लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड टॉट में हो, क्रॉस में हो या प्लेन में। अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमें करना है। देखिए सवाल क्या है। उन्होंने कहा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि 250 kg का है, सस्पेंडेड है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो नीचे लग गया mg। अगर ये बेटा हवा में सस्पेंडेड है तो सोचो, अगर कोई चीज़ हवा में इक्विलिब्रियम में रखनी है तो उसका एक ही तरीका है कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो FM किधर हो जाएगा? ऊपर। इक्विलिब्रियम है तो तुम लिखोगे FM बराबर mg। उन्होंने कहा तो बता दीजिए कितनी करंट फ्लो करेगी। तो FM कितना होता है? IBL इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, ये सब आपको दिया गया है। तो I बराबर आप लिखोगे mg बाई BL। 250 ग्राम kg में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 10। मैग्नेटिक फील्ड आपकी है 0.7, लेंथ है 2। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए, करंट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या करिए, साथ ही कर लीजिए कि कितनी कैलकुलेशन होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सस्पेंडेड है तो नेट फोर्स 0 होगा, डाउनवर्ड mg लगेगा, ऊपर FM। आपको करंट की डायरेक्शन बतानी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बताना नहीं है किधर, बस आपको वैल्यूज को इक्वेट कर देना है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या बोल रहे हैं, देखो। उन्हें कहा हमने एक L वायर का, L लेंथ का वायर X एक्सिस के अलोंग रखा है। ठीक है ना, और जो B की वैल्यूज हैं वो है 2I कैप पर प्लस 3J है माइनस 4K कैप। मतलब क्या है? मतलब ये है कि X के अलोंग जो BX है कितना है? 2 टेस्ला, BY 3 टेस्ला, BZ 4 टेस्ला। ठीक है, सोच के देखो, इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर लेंथ B के अलोंग हो गई तो वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकते। उसके हिसाब से एक तो गया, कौन गया? BX गया। अब बचा BY और BJ। तो अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो कि मैंने मान लिया करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, मान लेते हैं, तो जब तुम BY के कारण फोर्स देखोगे तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा तुमको, और BZ के कारण तुम फोर्स देखोगे तो लॉन्ग द वाई मिलेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि जो FM है ड्यू टू वाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, BY का जो FM है वो और जो FM BZ का है वो दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हो गई बात? डायरेक्शन सोचो, क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, ये तुम्हारा X एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा Y हो गया, तुम्हारा Z हो गया। देखो Y ऊपर है, करंट इधर जा रही है, राइट हैंड यूज अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड किधर गई? ऊपर की तरफ, मतलब Z एक्सिस। अब BZ अंदर है, ये किधर गई? Y एक्सिस। तो दोनों मैग्नेटिक फोर्स जो हैं Y और Z के, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। FI निकालता हूँ, FI बराबर IBYL। I तो I रहा, BY कितना रहा? 3 रहा, इंटू L कितना आ गया बेटा? 3IL। इसका निकालना है IBZL, जिसके जिसके कारण फोर्स होगा निकाल लेते हैं। I तो I रहा, BZ कितना रहा? 4, L 4IL। वो तो डायरेक्शन देगा ना, माइनस। ओके, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फोर्सेस एंगल 90 डिग्री है। तो आंसर क्या आ गया? तुम लिखोगे 3IL का होल स्क्वायर प्लस 4IL का होल स्क्वायर। कितना आ गया? तो 5IL। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। कर लेंगे बिल्कुल। तो बस ये देखना था कि कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी और जो दोनों फोर्सेस लगे उनके बीच कितना एंगल क्रिएट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ आ गई? तो स्प्लिट कर लो फील्ड लाइंस को। तो स्प्लिट कर लोगे, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के कारण अलग अलग फोर्स होगा। तो करना क्या होगा, जब भी कभी ऐसा सवाल है, सबसे पहले अलग अलग फोर्सेस देखो, F1 F2 F3 ऑन द बेसिस ऑफ X Y Z की मैग्नेटिक फील्ड्स। फिर उनकी डायरेक्शन देख लो, फिर उनका वेक्टर में एडिशन कर लो स्प्लिट करके। तो सवाल आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा। एक साथ कोई इक्वेशन से सवाल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्या है इस सवाल में, देखते हैं। उन्हें कहा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ इस तरीके से, दिस एंगल इज 30 डिग्री। एक रॉड है जो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखी गई। आपको सोचो, अगर इंक्लाइन प्लेन मैं रॉड ऐसे रख दूं, तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें वायर का क्रॉस सेक्शन ही तो दिखेगा ना, तो वही क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिख रहा है।
इसका मास m मान लेते हैं। तो हमें पता है डाउनवर्ड क्या लग गया, mg sin 30। सतह स्मूथ है, ये रुक नहीं सकता, इसे जाना ही पड़ेगा नीचे। सवाल कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऐसे है भी, कितना करंट इस वायर में हो कि ये रुका रहे। तो सोचो, अगर करंट है तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, जो कि mg sin 30 के अपोजिट होना चाहिए। सवाल का नेचर सुनो, एक फोर्स है, दूसरा फोर्स मैग्नेटिक होगा, अगर रिस्ट पर रखना है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बी वर्टिकल ऊपर है, तो सोचो अगर करंट डॉट में होती तो मैग्नेटिक फोर्स भी mg sin 30 की डायरेक्शन में जाने लगता, रोक नहीं पाते, दोनों उसको नीचे ले जाते। कंफर्म है अगर मैं करंट अज्यूम करूं तो क्रॉस में होगी। अब जब करंट क्रॉस में होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से करो, थंब करंट की दिशा में बी एफ एम का एक कंपोनेंट आया है, दिस इज 30, इज आल्सो 30, कितना एफ एम कॉस 30, इक्वेट कर लो फॉर रेस्ट। तो एम जी साइन 30 बराबर एफ एम कॉस 30। ठीक है, अब यहां से इक्वेट कर लो, एम जी 1/2 बराबर आई बी एल √3/2। अब हमें पता है m नहीं दिया सवाल में, m/l किलोग्राम पर मीटर, तो पहले m/l क्रिएट कर लो इनटू जी, ठीक है ना, अपॉन b इंटू √3 इक्वल टू आई। सही बात है, बस बेटा यहाँ से i को क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। m/l कितना रख लेना, 0.5 रख लेना, g10 रख लेना, b की वैल्यू 0.25 इंटू √3 कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व होकर के 11.32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। तो अगर टॉपिक क्लियर होगा तो सवाल में दम नहीं है, सवाल बहुत इजीली हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेंस ने भी आपसे पूछा, तो ये सवाल नीट में भी आया हुआ है और यही सवाल आपसे मेंस ने भी पूछा है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट सवाल है 49। देखिए उन्होंने 49 में आपसे क्या कहा। उन्होंने हमसे 49 में देखिए क्या कहा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। देखो 49 में कहा हमारे पास 3 वायर्स हैं। उन्हें कहा है करंट सब में सेम है, आई आई आई, और तीनों में करंट जैसे कि दिखाया गया है डॉट में है, मतलब वायर प्लेन के परपेंडिकुलर है, करंट इनवर्ड है। बीच वाले वायर पे फोर्स पूछा गया। सोचो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, ट्रैक्शन अट्रैक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एक फोर्स की वैल्यू बताओ, इसको F1 मान लो, इसको F2। क्या होगा, तुम कहोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो क्या होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। सेपरेशन कितनी है, डी, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई डी। F2 भी कितना होगा म्यू नॉट I² 2 पाई डी। तो मुझे बताओ दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे हैं, 90। तो F जो नेट आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I² 2 पाई डी। ठीक है ना, 2 पाई डी। ये तो पूछा गया। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछा गया था, तो अपन ये काम कर लिए। कई बार क्या होता है, फोर्स पूछता है कि वायर पे फोर्स बताओ, तो वायर की लेंथ तुमको देगा, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें लेंथ से मल्टीप्लाई। अभी सवाल में क्या बोला कि मिडिल वाले बी वायर पे आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों के बीच सेम डायरेक्शन है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन, F/L निकाला, वैल्यू सेम रही, √2 टाइम्स आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 50। अब ऐसे सवाल भी नीट ने आपसे पूछे हुए। क्या पूछा नीट ने, देखो उन्होंने कहा मेरे पास एक वायर है, करंट इसमें है कैपिटल आई, एक लूप है, करंट है स्मॉल आई। ये आपको L/2 डायमेंशन दी गई है और ये आपको L दी गई है स्क्वायर। आपसे कहा गया बताइए F नेट ऑन द लूप, ये आपसे सवाल किया गया। तो आप इस सवाल का नेचर समझो ना, आपको F/L नहीं पूछा गया। F/L म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी होता है, मैं भी तुरंत लगा दूंगा, आंसर भी आ जाएगा। आपसे कहा गया नहीं, मुझे लूप पर फोर्स बताओ। तो लूप के 4 हिस्से हो गए, A B C D। सोचो लूप में जो करंट स्मॉल आई है, तो वायर में तो करंट है, तो करंट के कारण फोर्स होगा। फोर्स होना चाहिए अगर मैग्नेटिक फील्ड हो। सोचो किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वायर की, क्योंकि अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता नियम है। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में कैसे इधर लूप रखा है क्रॉस में, ठीक है ना। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हमें पता है।
ए बी वायर को तार अट्रैक्ट करेगा, सी डी को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी वायर को जब देखोगे लूप के तो सेम डायरेक्शन में करंट है अट्रैक्शन, और सी डी के साथ वायर का करंट जो स्ट्रेट वायर है तो रिपल्शन। तो एक अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या बोला मैंने, F1, एक रिपेल करेगा, क्या बोला, F2। आपको वर्ड अबाउट बी डी एंड सी ए सुनो, जो बी सी और डी ए में है वो फोर्स दोनों पर लगेगा तो सही। ऐसा नहीं फोर्स नहीं होगा कि बी सी पर फोर्स नहीं होगा और डी ए पर फोर्स होगा, लेकिन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट। देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है तो बी सी पर ऊपर गया और डी ए पर नीचे गया, वैल्यूज सेम। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बी से सी जाओगे बी लगातार बढ़ेगा, तो जैसे तुम बी से सी जाने पर बढ़ रहा है वैसे ए से डी जाने पर बढ़ रहा है। तो वायर के हर पॉइंट पर भी क्या रहा है, एक जैसा ही चेंज आता जाएगा। तो वायर पर जितना फोर्स बी सी वायर पे होगा उतना ही डी ए वायर पे होगा, तो दोनों का फोर्स अपोजिट होगा, तो हटा दो उनको। अब बी ए और सी डी का फोर्स इक्वल बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, एक जगह कम होगी। यहाँ वेरिएबल है क्या? नहीं, यहाँ यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि तार एक कांस्टेंट सेपरेशन पर रखा है वायर से, तो पॉइंट अगर सेम है तो बी भी सेम हो। अब मैं लिखा रहा हूँ F1, मैं पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ ले रहा हूँ, म्यू नॉट आई कैपिटल आई अपॉन 2 पाई डी होता है, डी की जगह पे L/2, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन पाई एल। F2 कितना रहा, ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूँ, कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई एल प्लस L/2, 3L/2 काट दो, कितना आ गया, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 3 पाई एल। तो F नेट निकालो पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है ना, कितना आ गया, F1 माइनस F2। तो 1 में से 1/3 घटाओगे 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 3 पाई एल। अब ये तो है F नेट, लेकिन पर यूनिट लेंथ। अब उन्होंने कहा है फोर्स बताओ, तो लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 2/3 म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पर यूनिट लेंथ पे रुकता तो मैं यही रहता, मैं एल से मल्टीप्लाई नहीं करता लूप के। नेट फोर्स पूछा है तो लेंथ से भी लूप के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीट ने एक सवाल थ्योरी भी पूछा, उन्होंने कहा ठीक है तुमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे ये बताओ कि वायर लूप को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सोचो, ए बी पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है जो कि अट्रैक्शन में, सी डी पर लगने वाला फोर्स कम है क्योंकि रिपल्शन में, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, रिपल्शन कम पड़ गया। तो नेट वायर क्या करेगा, वायर क्या करेगा, वायर लूप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वायर लूप को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक, ये तो हो गया नीट के कुछ सवाल। अब आते हैं मेंस के कुछ सवालों पे। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 52 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो तुम लेना वो जेड एक्सिस के अलोंग लेना, प्लेन के आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, बस आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कैसी है, डॉट में, ये तुम्हारा लूप है, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल की रेडियस आर, करंट आई, ये तुम्हारा है। उन्हें क्या बताओ कितना फोर्स लगेगा इस पूरे अरेंजमेंट। देखता हूं, मेरे ख्याल से स्ट्रेट वायर को पहले देखो, इसके 3 हिस्से कर लो, 2 स्ट्रेट वायर हैं और एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, ठीक है भाई, 2 स्ट्रेट वायर को देखो, मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर इस दिशा में। ठीक है, और यहां देखो नीचे है इस दिशा में। इसका मतलब है जो F1 है, F2 है ए बी सी डी का, वो एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट भी सेम है, तो F नट इनका क्या आ गया, इनका तो 0। तो वायर की कहानी तो 0 हो गई। तुम्हें सिर्फ देखना किसको है, हाँ सेमी सर्कुलर आर्क को देखो, तुम्हें वायर को देखने की जरूरत नहीं है। सेमी सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डॉट में क्या फॉर्मूला होता है, FM बराबर आई बी एल इफेक्टिव। बोलो आई बी एल इफेक्टिव की जगह 2R, कितना आ गया 2IBR। कोई मुझे बोले डायरेक्शन करंट कैसे गई है, B से C, स्ट्रेट वायर इफेक्टिव पर B से C, बोल बेटा -y, क्या होता है वो -j का, क्योंकि बोलो ना प्लेन में ऊपर y है, x है, जेट प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो y कहलाएंगे। हो गया पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये 24 में है। तो अब जब सवाल तो मेंस के भी देखोगे ना, तो सारे सवाल ये देखो, जैसे अब ये इक्विलिब्रियम में है, कर लो, क्या दिक्कत है, वही सवाल है जो नीट ने पूछा था आपसे। ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल उन्होंने पूछा 54
और ये कब आया 54? ये 2022 में आया था, उनने हमसे 2018 में पूछा था, ठीक है ना। तो ये भी कर लेंगे, कोई टफ नहीं। जहाँ 30 है वहाँ कितना हो गया, 45 हो गया, तो सवाल कर लेंगे। अब ये जो सवाल है इनको भी देखो। क्वेश्चन नंबर जैसे कि तुम्हारा 55 है, अब 55 को देखते हैं, ये है, आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये हो गया 55। क्या कह रहा है 55? ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल शेप्ड है कुछ ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, करंट जा रही है, 10 एम्पियर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, प्लेन ऑफ द पेपर है, आपसे बोला गया है इस पर कितना फोर्स लगा। ए बी सी डी ई, 2 पर तो कहानी खत्म होगी, ए बी की कोई कहानी नहीं बची, डी ई की कोई कहानी नहीं बची। क्यों? क्योंकि वायर बी के प्लेन में है, अलोंग आ गया। अब बी सी और सी डी है, मुझे बताओ, अगर मैं बी सी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ फील्ड के, तो 60 है तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 साइन 60। ओके, ऐसे इसका होगा, कितना होगा 5, ये भी 60 तो ये भी 5 साइन 60, ठीक है। उन्हें कहा सी डी पर बता दो। अगर नेट पूछा तो मैं तो 0 बोल देता, क्योंकि डायरेक्शन दूसरी क्या रहेगी दोस्त, यहाँ करंट ऐसे जाएगी, यहाँ करंट ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ डॉट में, यहाँ क्रॉस में, लेकिन वो नहीं बोलूँगा। उन्हें कहा आप सी डी पर बताओ। सी डी का, सी डी 5 सेंटीमीटर का, इसका बी के परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 साइन 60, तो एल परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 साइन 60, 5√3/2, ऐसे रहने दो। एफ एम निकाल लो सी डी का, आई बी एल परपेंडिकुलर, आई कितना रहा 10, बी कितना रहा 0.5, 5/2 इंटू √3, तो बेटा जी 5 आ गया, 50 25, ठीक है ना। तो कितना आ गया, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², तो थोड़ा सा ही कर लूँ, ठीक है। तो 5 25 12.5 इंटू 1.7 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई कर लो, तो सॉल्व कर लेना। बस आपको क्या करना है, बस सॉल्व ही तो करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लेके चले, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। तो अगर सुकून से तुम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे बहुत आराम से, कि हाँ अगर हमसे मैग्नेटिज्म में बात की गई है इस चैनल पे, तो आपसे 4 टॉपिक में बात की गई है, वो 4 टॉपिक रिवाइज करिए, उसके एक एक पार्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आपके सवाल बनने लगेंगे, अगर आपको मैथ आती है तो। अगर मैथ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सीखिए फिर, है ना। चलिए, अगेन 2 पैरेलल वायर्स हैं, डायरेक्शन सेम है, कर लेना बेटा, सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो तो डिस्कस ही किया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं अपने अगले काम पर। जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, एक सवाल ये भी कर लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। उन्हें कहा एक सर्कुलर कॉइल है ए बी सी डी की, करंट आई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा तो बोलोगे हाँ, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी 0। उन्हें कहा ए बी सेगमेंट पर एफ फोर्स है, तो रिमेनिंग बी सी डी ए पर कितना। तो सोचो मैंने तुमसे कितना डिस्कस किया कि अगर लूप के किसी एक हिस्से पर एफ है तो बाकी बचे हिस्से पर भी एफ ही होगा, डायरेक्शन में अपोजिट। तो अगर उसका एफ है तो इसका माइनस एफ होगा, है ना। तो ये थे तुम्हारी करंट करेंगे कुछ सवाल, इनको कर लेना। मैं टेलीग्राम पे नीट इजी टू क्रैक चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं ये अभी पेपर आपका क्वेश्चन डलवा देता हूँ। ये आपके PYQs के सवाल है, इतना कर लोगे, बार बार रिपीट करोगे तो एक बंधी प्रिपरेशन होगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम काफ़ी बेहतर कर पाओगे नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट है टॉपिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग लूप हो तो कोई करंट कैरिंग, हेलो, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप बेहतर होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, उम्मीद से पढ़िए, खुश रहिए और अच्छा करिए, कंटेंट को क्रिएट करिए, निकालिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप ज़्यादा सुकून के साथ, ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर के पेपर को कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, जब आप फोकस करते हो उन चीज़ों पर जो एग्जाम की ओरिएंटेड है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होती है, आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो ये क्या है देखो, उन्हें कहा मान लो कोई करंट कैरिंग वायर हो, लाइक दिस, करंट आई लूप हो, करंट कैरिंग लूप। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, इट इज अ बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या बात हो गई, बिल्कुल, हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है। कैसे? मैग्नेटिक डाइपोल एक साउथ पोल होता है
एक क्या होता है नॉर्थ पोल। तो देखो अगर ऑब्जर्वर को करंट कैसे दिख रही है क्लॉकवाइज, उसे साउथ पोल दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर को करंट कैसे दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, उससे नॉर्थ पोल दिखेगा। तो अब तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देखो तुम्हें करंट कैसे दिख रही है लूप में क्लॉकवाइज। ये है कौन सा पोल है सामने तुम्हारे साउथ, तो पीछे क्या होगा नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया। तो इट इज अ बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो कहना चाहते हो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका बिहेवियर, हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूं, सेम एज बार मैग्नेट। बिल्कुल सही, बस एक फर्क के साथ। क्या फर्क है? पहला, मैग्नेटिक मोमेंट वहां होता है कैपिटल M बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। यहां होता है करंट इनटू एरिया, उस लूप का एरिया। अगर n टर्न्स है तो तुम लिखोगे M बराबर N इंटू आई। ये है कहा, देखते चलिए बेटा। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बिल्कुल है। कितना है? उसमें कितनी करंट है और उसका कितना इंक्लोज्ड एरिया है। बात क्लियर हो गई? इंक्लोज्ड एरिया, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। n टर्म्स है तो n इंटू आई करो। यहाँ पे a क्या है? a क्या है? a एरिया है लूप का। i क्या है? i करंट है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आपसे सवाल आया, कर लो। मैं कोई लूप दे दूंगा करंट कैरिंग वायर, मैं बोलूंगा बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तुम कहोगे ना, ये n टर्न्स ले लेना। अगर n टर्न्स नहीं है तो आई ए इंक्लोज एरिया बाय द लूप। क्लियर? ओके, पहला काम कर लोगे। ओके, दूसरा बिहेवियर। देखो कितनी सिंपल नोट्स है, कितनी इजी है। अब उन्हें कहा एक लूप को कुछ ऐसे रखा गया, ये उसकी एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। करंट ऐसे चल रही, करंट कैसे चल रही? करंट जा रही है बाहर से अंदर की तरफ। ये वाला कॉइल का हिस्सा अंदर है, तो ये वाला कॉइल का हिस्सा बाहर। आधी कॉइल अंदर, आधी कॉइल बाहर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ये तुम्हारी करंट आई हो गई, आई करंट सही कर देता। ये हमारा लूप। अगर तुम्हें एरिया वेक्टर चाहिए, लूप का क्या चाहिए? एरिया वेक्टर। लूप का अगर तुम्हें एरिया वेक्टर चाहिए तो क्या करना है? चारों फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो। थंब तुम्हें ए की डायरेक्शन दे देगा। थंब तुम्हें किसकी किसकी डायरेक्शन देगा वो देखते हैं। तुम्हें बी की दिशा देगा, ए की दिशा देगा, एम की दिशा देगा। कैसे? देखो, कोई मुझसे कहे मुझे एम की डायरेक्शन बता दो किधर होगी, तो आप कहोगे साउथ से। क्या करना होगा? चारों उंगलियों करंट की दिशा में रोटेट कर लो, थंब इनवर्ट गया, एम जो भी होगा इसका वो क्रॉस में होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? आपको करंट की दिशा में थंब को रोटेट कर देना है। तो वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक्सिस पर, वायर के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और लूप का एरिया, तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं। मतलब बी ए एम एक ही दिशा में होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो सोचो, करंट अंदर से बाहर, क्या एरिया वेक्टर ये हो गया। इधर ही ए है, इधर भी इसका बी है, इधर ही इसका एम है। एंगल कितना बी ए के बीच? थीटा। ओके, अब यहाँ एंगल बी और ए के बीच है। बार मैग्नेट में बी और पी के बीच था, यहाँ भी बी एम के बीच। ओके, आपसे कोई कहे भैया बताइए कितना टॉर्क लगेगा? आप कहोगे टॉर्क बराबर सिंपली एम बी साइन थीटा। सारी कहानी बिल्कुल सेम, बस यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई ए। एन टर्न्स है तो एन आई ए। सेम फीचर, सेम सवाल, बस बार मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग लूप लिखा होगा। तो टॉर्क लगेगा तो अब जो m है उसका, तुम्हारे डाइपोल का, कॉइल का, करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बी के अलॉन्ग आना चाहिए, इसलिए टॉर्क लगेगा। सारी बातें मैंने कर ली। टॉर्क कब जीरो होगा? तो टॉर्क कब जीरो होने वाला है? टॉर्क एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? एम बी के बराबर होगा, जब थीटा कितना हो जाए?
90 डिग्री। एम अलग से निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। कहाँ से? यहाँ से निकाल लेंगे। एम पूछा गया निकाल लेंगे, करंट पूछी गई है निकाल लेंगे। टार्क हो गया। अब सवाल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो वहीं 0 डिग्री पर और 100 कितने ओरिएंटेशंस पर? 2 ओरिएंटेशंस। हाँ, एक पर स्टेबल दूसरे पर अनस्टेबल। 0 डिग्री स्टेबल, 180 डिग्री अनस्टेबल। टार्क हो गया, निकाल लेंगे। एंट्रेंस बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट, एंट्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम की डायरेक्शन, करंट के दिशा में 4 उंगलियों को रोटेट करिए, थंब जिधर गया वही तुम्हारे एम की डायरेक्शन है। वही एम है, वही ए है, वही बी है। क्योंकि करंट कैरिंग लूप के पास 3 वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, एक एरिया वेक्टर होता है उसका, एक उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तीनों की एक ही दिशा, थंब की डायरेक्शन में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो बार मैग्नेट जिसको आता है मैग्नेट इलेक्ट्रो का, वो बार मैग्नेट का सवाल करता है मैग्नेटिज्म में, और फिर इसके भी करता है। आपसे बोले पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो लीजिए ना सर, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पी, सॉरी पी तो होगा नहीं, क्या होगा? एम डॉट बी, वेक्टर फॉर्म में। ओपन करो, माइनस एम बी कॉस थीटा। मिनिमम कहाँ? सब बताया हुआ है, माइनस एम बी के बराबर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैक्सिमम कहाँ? वो भी बताया हुआ है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एम बी। जब एम और बी के बीच 180 डिग्री का एंगल हो तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। क्यों? एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब थीटा 0 हो तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। जब एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। वर्क डन निकालना है, टू रोटेट क्या लिखोगे? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2? एम एंड बी के बीच बना एंगल। यहां एम की दिशा क्या होगी? थंब की डायरेक्शन में, करंट को की दिशा में 4 उंगलियां रोटेट करेंगे। वहां एम की दिशा माइनस एम से, साउथ से नॉर्थ होती है। देख लेंगे बार बार। जैसे मैं बोलूँ ये मेरा लूप है, ठीक है, करंट ऐसे चल रही है, ये वाला जो आधी कॉइल है वो अंदर है, ये वाली आधी कॉइल बाहर। मैं कहूँ ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो तुम कहोगे ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एम वेक्टर हो गया। एंगल कितना हो गया? थीटा। कितना टॉर्क लगेगा? एम बी साइन थीटा। कितनी पोटेंशियल होगी? माइनस एम बी कॉस थीटा। कितना वर्क करना पड़ेगा रोटेट? तो अगर मैंने इसको रोटेट किया तो देख लेना पहले कितना ओरिएंटेशन पर एंगल था बी एम के बीच, और बाद में कितना हो गया रोटेशन के बाद। हो गए सवाल तुम्हारे। अब इतना सिंपल है, तो थोड़ा सा तो शॉर्ट नोट्स बनती है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो काम अपना हो गया। अब जा किसी पे सारे सवाल कर लो, तो जैसे सवाल तुमको 12 मिनट के मिले थे, सिमिलर क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल जाएंगे। मैं पीडीएफ डलवा दे रहा हूँ, उसको ले लेना, फिर सवाल सारे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ करके अटेम्प्ट करना। ये हमारा मैग्नेटिज्म था, इतना आपको पढ़ना चाहिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट यूनिट के लिए, ठीक है ना? चलिए।